नमस्कार साथियों, आज की हम ये वीडियो में देखेंगे कि ए पी ए आर 2026 किस प्रकार से आपको भरना है। सबसे पहले ए पी ए आर 2026 की जो दिनांक है, यानी ये कब से कब तक भरना होता है, ये आपका है 1 जुलाई 2025 से लेकर के 30 जून 2026 तक आपको ये भरना है। यानी इस टाइम पीरियड के अंतराल में अगर आपकी पोस्टिंग आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप यदि पोस्टिंग रही है आपकी, तो आपको ए भरना होता है। अब यहाँ पर जितने भी नए कार्मिक हैं, जिनका भी प्रोवेशन चल रहा है, या जिनके नवनियुक्त कार्मिक हैं, और या फिर जो पहले से काफ़ी दिन पहले से लगे हुए हैं, उन सभी को ए भरना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसको नहीं भरने पर क्या हानि है, उसको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये अभी नया ऑर्डर आया है, जिसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपने एक साल के लिए, अगर आपने एक साल ए भरना भूल गए, अगर आप एक साल ए भरना भूल गए, तो आपकी डीपीसी है वो एक साल के लिए रुक जाएगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? एक साल के लिए आपकी ये डीपीसी रुक जाएगी अगर आपने एक ए भरना भूल गए तो। और अगर आपने 2 साल का ए 2 बार यानी 2 सेशन के आप ए भरना भूल गए, तो आपकी 2 साल आपकी डीपीसी लेट होगी। यानी पहले यदि कोई 8 साल में या 9 साल में हो रही है, यदि जैसे 9 साल में आपकी डीपीसी हो रही है और आप यदि 1 साल का भूल गए, तो आपको 10 साल में होगी आपकी। अगर आप 2 साल का भूल गए, तो आपकी 11 साल में डीपीसी होगी। इस बात का ध्यान रखें, ये भरना बहुत ही ज़रूरी है। ये पूरी वार्षिक रिपोर्ट होती है। अब इसको कैसे भरेंगे, आप स्टेप टू स्टेप देखते चलें। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जा कर के मोबाइल से भरें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण सर्च करना है, और साला दर्पण जैसे आप सर्च करोगे, उसके बाद में यहाँ पर साला दर्पण पोर्टल ये आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और ये हम बेसिक सा है, ये सब हम करते हैं। स्टाफ लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये लॉगिन आ रहा है, इस लॉगिन पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर स्कूल का है और दूसरा स्टाफ का है, तो आपको जो ए भरा जाता है वो स्टाफ लॉगिन से भरा जाता है। तो आपको स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो इसमें आपको यहाँ पर स्टाफ लॉगिन पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चर लगाना है, और फिर आपको लॉगिन करना है जैसे आप स्टाफ लॉगिन करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर अब देखें, यहाँ मैंने यहाँ पर आईडी पासवर्ड लगा दिए हैं, और उसके बाद कैप्चर लगाने के बाद जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में ये आपका स्टाफ लॉगिन ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक की स्टेप ऐसी है जो सभी साथियों ने पहले भी की है और एकदम बेसिक सा है। अब यहाँ से आगे आप देखते चलें स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिख रही हैं साइड में कॉर्नर पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएंगे। होम APAR, हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो रहा है। APAR इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और आगे, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक है APR डैशबोर्ड, जिस पर आपको अभी प्रेजेंट का 2025-26 का भरना है। APAR डैशबोर्ड बिफोर 2020-21, यदि किसी का पेंडिंग चल रहा है 20-21 का, तो वो यहाँ से भरे जाते हैं, लेकिन अभी पोर्टल इसका शुरू नहीं है। आगे है APR, कुछ क्वेश्चंस हैं APR से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको भरना है APR, तो सबसे पहले आपको APR डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आता है। ये सारे काम के हैं और इनको आप यहाँ पर देखते चलें। अगर आपने 2020-21 का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखें। अगर 21-22 का आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और यहाँ से आपको देखना है। इसके अलावा 22-23 का अगर आप देखना चाहें तो ये वाला देख सकते हैं। 23-24 का अगर आपने भरा है तो यहाँ से देख सकते हैं, और 24-25 का आपने भरा है तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ आपको जो पुराने आपने भरे हैं उनको आप जैसे आप इस पर एक पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, और नीचे आपको स्टेटस नज़र आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये APR DPC में काम आता है विशेष रूप से। तो अब यहाँ पर आपको जो भरना है वो भरना है 25-26 का। 25-26 का भरने के लिए आपको 25-26 वाले पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे,
आपके सामने यहाँ पर आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी और फिर आपको नीचे यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APR। आपको यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APR पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद में अगला इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार से आएगा, आपकी डाटा आ जाएगी और नीचे आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप देखें कि सबसे पहले है मंत्रालय कर्मचारी, मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक। तो ये इनका पहले भरा जा चुका है, तो इनको अब यानी इनका मार्च में भर चुके हैं, तो इनको अब यहाँ पर नहीं भरना है। आपका जो मेन काम है वो आपका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर वो है द्वितीय एवं यहाँ पर वो है आपका द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षणिक कार्मिक, यानी जितने भी थर्ड ग्रेड कार्मिक हैं, चाहे वो L1 के हों चाहे L2 के हों, उनको भी यही सेलेक्ट करना है। और जितने भी सेकंड ग्रेड के कार्मिक हैं उनको भी यही सेलेक्ट करना है, यानी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड को इस वाले पर क्लिक करना है। अगर आप व्याख्याता हैं, प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो भी आपको इस वाले पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आगे है कार्यालयों में कार्य शैक्षिक कार्मिक। तो ये जहाँ पर जो CB ऑफिस है, JD ऑफिस है, उन कार्यालयों में अगर कोई शैक्षिक कार्मिक अगर कार्यरत है डेपुटेशन पर, तो वो उनको भरने के लिए ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होती है, कुछ ऐसे साथी हैं जो कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं। भाई कुछ ऐसे भी हैं कार्यवाहक जो संस्था प्रधान बने हुए हैं, कार्यवाहक संस्था प्रधान, उनको कौन से सेलेक्ट करने हैं, तो उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कार्यवाहक संस्था प्रधान होता है, उनको आपका जो आपकी पोस्ट है, जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हो, उस पोस्ट को ही आपको यहाँ पर चयन करना है। जैसे आप यदि 8वीं तक की स्कूल में अगर आप संस्था प्रधान हैं, ठीक है, अगर आप 1 से 8 तक की स्कूल में संस्था प्रधान है, हेडमास्टर हैं, तो आपको कार्यवाहक हेडमास्टर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं कार्यवाहक की बात कर रहा हूँ। कार्यवाहक हैं तो आपको यहाँ पर अगर आप थर्ड ग्रेड हैं तो थर्ड ग्रेड पर क्लिक करेंगे और सेकंड ग्रेड है तो इस पर ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपका ऑफिशियली वहाँ पर पद दे रखा है कि संस्था प्रधान का, तो फिर आपको यहाँ पर संस्था प्रधान नहीं दे रखा है, यहाँ पर व्याख्याता प्रधानाध्यापक, हाँ संस्था प्रधान। अगर आपका हेडमास्टर का HM का पद है, अगर आप वहाँ पर आपको स्वीकृत है, तो आप यहाँ पर प्रधानाध्यापक यानी HM को यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपका वही डाटा आती है और इसको आप किस प्रकार से भरेंगे ये आपके लिए थोड़ा सा काम का है और इसको आपको समझना अच्छे से है, ठीक है। यहाँ से है फ्रॉम डेट। अब यहाँ पर देखो क्या है, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी इस टाइम पीरियड में, यानी मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी भरने की जो दिनांक है वो है आपकी 1/7/2025 से लेकर के और 30 जून 2026 तक, ये इसकी टाइम पीरियड है। और जैसे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने जैसे 1/7/2025 की बजाय इन्होंने जो ड्यूटी यहाँ पर ज्वाइन की है वो की है 2/8/2025 से, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको पता है कि 1/7/2025 से लेकर के 1/8/2025 तक वो कार्मिक सेवा में नहीं था। भाई यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि 1/7/2025 से लेकर के 1/8/2025 तक कार्मिक सेवा में नहीं था, कार्मिक सेवा में नहीं था, ठीक है। जब कार्मिक सेवा में नहीं था तो फिर आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन आएगा आपका, जैसे APR में आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ये बात पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपको APR भरनी है तो यहाँ पर आप करेंगे APR की प्रविष्टि की जानी है। फिर एक और ऑप्शन आ रहा है कि उक्त अवधि लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, यानी इस टाइम पे यदि कोई कार्मिक पहले थर्ड ग्रेड था और अब सेकंड ग्रेड हो गया या फर्स्ट ग्रेड हो गया
तो आपको इस वाले में उस टाइम पीरियड को सेलेक्ट करके और फिर आपको भरना है। जैसे अभी मैंने लिखा 1 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक सेवा में नहीं था, या फिर आप अन्य सेवा में भी हो सकते हैं, तो वो टाइम पीरियड आपको सेलेक्ट करना है। फिर आगे यहाँ पर कहा है कि किसी के अधिकतम न्यूनतम 3 माह सुपरविजन की सेवा में नहीं था। कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जहां पर आपने 3 माह तक पोस्टिंग यानी 3 माह तक आप उस सर्विस में नहीं रहे हो, तो उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और इन चारों में ही आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आपको अन्य पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ फ्रॉम डेट में, यानी आपको जो भरना है भाई, आप नए कार्य में जो पूरे 1 साल के लिए यहाँ पर आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रॉम डेट है वो आएगी, जो आपको डेट सेलेक्ट करनी है 1/7/2025 से लेकर के 30 जून 2026 तक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पर जो आगे ऑप्शन दे रखा है वो है आपका लीव को लेकर के। अब इसमें देखो कौन कौन सी लीव लिखी जाती हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर किसी ने WPL लिए हैं तो वो आपको यहाँ पर भरना है, EOL आपने ली हैं तो वो आप यहाँ पर भरना है, और यदि इसके अलावा आपने कोई मातृत्व अवकाश लिया हो तो आपको भरना है, आपने कोई पितृत्व अवकाश लिया हो तो आपको यहाँ पर भरना है, और या फिर आपने कोई मेडिकल लिया हो जो कि आपको 15 दिन से ज़्यादा का हो। ये सभी चीज़ें जैसे WPL, EOL और मेडिकल, आपके यहाँ लिख देता हूँ मैं मेडिकल, ये आपके अगर 15 दिन से ज़्यादा के हैं, ठीक है, 15 दिवस से अधिक के हैं तो आपको इनको भरना है। अगर कम के हैं जैसे 1-2 दिन के हैं, 4-5 दिन के हैं, तो वो आपको यहाँ पर नहीं भरने हैं। लेकिन ध्यान रखें मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश की यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर और नहीं लिया है तो आप इसको खाली रखेंगे। अब यहाँ से है APR वाले में, वही आपको APR की प्रविष्टि की जानी है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, हाँ APR की प्रविष्टि की जानी है। फिर आपको फ्रॉम टाइप में जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे राजस्थान अधीनस्थ सेवा कर्मचारी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और पोस्ट है, इस पर आपको जो भी आपकी पोस्ट है, सीनियर टीचर है, लेक्चरर है, प्रधानाध्यापक है, वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, उस पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर है पोस्टिंग पैलेस, तो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब इसमें क्या है मैं आपको बताऊँ, अगर कुछ साथी डबल स्कूलों में हैं, भाई कुछ ऐसे भी हैं जो डबल स्कूलों में हैं, यानी पहले वो यानी 1 साल, वो 1 साल ही भी कह सकते हो, या 18 महीने, यानी 18 मंथ वो किसी दूसरे स्कूल में रहे हैं। ठीक है, और अब वो बाकी के 18 महीने नहीं, थोड़ा क्योंकि पूरा करना पड़ेगा, साल भर 18 तो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कोई कार्मिक वहाँ पर 10 महीने रहा है दूसरी स्कूल में और 2 महीने अगर वो दूसरी स्कूल में रहा है, तो यहाँ पर 2 स्कूलों के नाम आएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली 2 स्कूलों के नाम आएंगे, तो आपको जो पहली स्कूल का जो टाइम पीरियड है यानी 10 महीने का है, तो अब 10 महीने का टाइम पीरियड वहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, जो दिनांक आपने भरी है वो वाली दिनांक। ठीक है, और फिर आपको ये सेलेक्ट करना है। 2 स्कूलों के नाम आएंगे, तो जो आपको जो टाइम पीरियड में आपके स्कूल की है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसको आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसके बाद लास्ट में आपको दिख रहा है सेव के बटन पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे ये आपका शो हो जाएगा। ठीक है, और यदि किसी कारणवश से किसी कार्मिक का अगर अलग अलग होता है तो भी आपको अलग अलग भी सेव करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि एक साथ, अब ये अगर आप 2 बार भरोगे तो ये 2 बार भी सेव हो जाएगा। जैसे 1/7/2025 से लेकर के 1/8/2026 तक का आपका एक सेव हो जाएगा अलग से, और फिर यहाँ से शुरू होगा 2/8/2026 से 25, हाँ 25 से आप भर रहे हो ना ये वाली डेट, और ये 2025 से लेकर के और 30/6/2026 तक का एक अलग सेव हो जाएगा। यानी एक बार ऊपर सेव हो जाएगा और एक बार नीचे, 2 भागों में। अगर आप जितने टुकड़ों यानी आप जितनी स्कूलों में रहे हो उतनी बार आपको ये सेव करना है। ठीक है,
और यहाँ पर मुख्य रूप से वो है कि आपको APR भरने के लिए जो आगे आपसे कहेगा वो कम से कम कितने महीने हो जाएंगे, आपको 3 माह आप जिस भी स्कूल में रहोगे उनमें आपको APR भरने के लिए कहेगा, और इससे कम वाले के लिए आपको APR भरने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ से आपको अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है क्रिएट APR एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ से आपको क्रिएट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से जो लिखा आ रहा है वो आप देख सकते हैं, APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुल, नाउ प्लीज़ फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। इस पर आपको ओके करना है। अब यहाँ से आपको अधिकारियों के चयन करना है, यानी अधिकारी ऑफिसर्स के आपको चयन करना है। 3 अधिकारी होते हैं और तीनों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा होता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक रिव्यूइंग ऑफिसर और एक एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तीनों अलग अलग हैं और इनको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि किसका कौन सा अधिकारी होता है। इसके लिए जो पहले से ही आपको चैनल मिला है, यानी APR भरने का एक चैनल जारी किया है यहाँ पर बीकानेर निदेशालय ने, उस चैनल को अनुसार ही आप इनको सेलेक्ट करेंगे। तो वो चैनल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ऑफिसर्स चूज करने के लिए विद्यालय स्तर पर, यहाँ पर विद्यालय स्तर पर ये दे रखे हैं, और विद्यालय स्तर पर अगर आप दे रखे हैं तो आपको इनको सेलेक्ट करना है किस प्रकार से आप इनका चयन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन, ये ज़रूरी है इनके बारे में जानना थोड़ा सा। यहाँ लिखा है कि राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त, अगर जैसे आप लेवल 1 यहाँ पर लिखा है कि अगर आप माध्यमिक स्कूलों में आप कार्यरत हो, भाई आप कौन सी स्कूलों में होने चाहिए, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, समस्त सेकंड ग्रेड, यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, और एवं शारीरिक शिक्षक यानी जितने भी PTI है वो, पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक LDC और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय। अगर ये आप कार्मिक हो तो आपको जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो होगा संस्था प्रधान, यानी ये आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होगा संस्था प्रधान। समीक्षा यानी रिव्यूइंग ऑफिसर होगा आपका CBO। ठीक है, आपका CBO होगा, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपका DO होगा, लेकिन DO कौन सा होगा, माध्यमिक DO। कभी कभी हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम 1 से 12 तक के स्कूल में कार्यरत हैं, लेकिन हम प्रारंभिक DO करें या माध्यमिक DO करें। ठीक है, तो ये DO को कन्फ्यूजन है, उसको यहाँ पर क्लियर कहा है कि जो माध्यमिक स्कूलें हैं, उच्च माध्यमिक हैं, उसमें अगर कार्यरत है कोई कार्मिक तो उनके लिए माध्यमिक DO होगा। ठीक है, और यदि राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक लेवल 1 के और लेवल 2 के एवं प्रबोधक हैं तो फिर उनके लिए यहाँ पर जो प्रतिवेदन यानी रिपोर्टिंग जो अधिकारी होता है वो होगा आपका PO। ठीक है, और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वही CBO, यानी यहाँ पर रिव्यूइंग ऑफिसर होगा वो CBO होगा, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपका प्रारंभिक DO होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पर जो DO है वो प्रारंभिक DO है, यहाँ पर है वो माध्यमिक DO है। ये हमसे गलती हो जाती है क्योंकि हम माध्यमिक की जगह प्रारंभिक को भेज देते हैं और प्रारंभिक की जगह माध्यमिक को भेज देते हैं, तो ये आपकी गलती रहती है, और इस वजह से हमारा APR रिजेक्ट वाली लिस्ट में नाम आता है, और फिर हमें पुनः उसको भरने का मौका, ध्यान हो किसी को तो वो मिल जाता है, और नहीं होता है तो हमारा ये APR भरना हम रह ही जाता है, जिसका प्रभाव हमारी DPC पर पड़ता है। ठीक है, आगे यहाँ से आप देखें तीसरे नंबर पर, ये ज़रूरी है इनको देखना क्योंकि इसके बिना यहाँ पर कुछ स्थिति क्लियर नहीं होगी। आगे है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय, यानी जो PTI हैं उनके लिए अलग से कहा गया है, जो प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत है, यानी उनका PO रहेगा, CBO रहेगा और माध्यमिक DO रहेगा। यहाँ पर देखो PTIओं के जो PTI जी हैं उनके लिए तो क्लियरली अलग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के PTI हैं तो उनके लिए माध्यमिक DO होगा, जबकि शुरू में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो माध्यमिक स्कूलें थीं उनमें भी DO माध्यमिक ही था।
फिर यहाँ पर कहा है कि राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और उसमें कार्यरत अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो उनका शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी होगा, और जो रिविंग ऑफिसर है वो होगा आपका सीबीओ, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर होगा आपका प्रारंभिक डीओ, यानी प्रारंभिक डीओ। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप एपीआर बहुत दिन से भरते आ रहे हो, लेकिन आज तक आपने जो भी आप वीडियो देखते हो वो आप शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, डिटेल से कोई पसंद भी नहीं करता और जानना भी कोई चाहने की कोशिश नहीं करता। जो जैसे भरते आ रहे हैं पहले से वैसे भर दो। हम सही भर रहे हैं गलत भर रहे हैं इसका हमें कोई आकलन नहीं है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, फिर कह रहा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक शिक्षक अध्यापक शहरी क्षेत्र में हैं तो उनका यहाँ पर वही प्रारंभिक डीओ है और वही शहरी संकुल प्रारंभिक अधिकारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर है तो इसमें पीओ रहेगा, सीबीओ रहेगा और जेडी रहेगा। तो यहाँ पर देखो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहे वो 1 से 8 तक की स्कूल में कार्यरत हो सेकंड ग्रेड, तो भी उनका जो पहला है अधिकारी वो रहेगा पीओ, और फिर है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ, और संयुक्त निदेशक संभाग यानी जेडी आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग अधिकारी आपका पीओ होता है। अब यहाँ से आप ध्यान रखने की बात ये है कि कुछ स्कूलों में डीडीओ है। ठीक है, कुछ स्कूलों में डीडीओ है तो उसका आपको ध्यान रखना है, या फिर संस्था प्रधान है तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी आपका पीओ लग रहा है उस पीओ को आपको फॉरवर्ड करना है, कहीं आप अपने संस्था प्रधान को फॉरवर्ड कर दो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है पॉइंट 6 नंबर का सेकंड ग्रेड स्पेशल। आगे यहाँ पर है जो अगला है 7वें नंबर का पॉइंट कि इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ठीक है, उनकी जो है वही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जेडी और वही आपका सीबीओ यानी यूसीबीओ, शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन में, ठीक है, तो यूसीईओ होता है और ग्रामीण क्षेत्र में पीईओ होता है। आगे है 8वें नंबर पॉइंट पर आप देखें राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड, पुस्तकालय ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड, इनके लिए जो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग अधिकारी होता है वो होता है संस्था प्रधान। तो जो भी आपका संस्था प्रधान है वो आपको करना है और ये लगभग पीओ ही होता है। फिर है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वही सीबीओ और वही निदेशक यानी जेडी को आपको भेजना होता है। अगले यहाँ पर देखिए 9वें नंबर पर कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्य समस्त व्याख्याता यानी शारीरिक शिक्षक ग्रेड प्रथम और ग्रेड प्रथम यानी फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो उनको यहाँ पर संस्था प्रधान को भेजना है। दूसरा आपको सीबीओ को भेजना है और सीबीओ के साथ सीधा आपको कहाँ भेजना होता है निदेशक के पास में। तो फर्स्ट ग्रेड वालों को तो निदेशक के पास ही भेजना होता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं तो भी आपकी सेम प्रक्रिया रहेगी। और आगे यहाँ से आप देखें 11वें नंबर पर कि जितने भी प्रधानाचार्य हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य उनको सीबीओ को भेजना है, फिर डीओ को भेजना है और फिर निदेशक को भेजना है। इसके अलावा उप प्राचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल हैं उनको प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को भेजना है पहले, फिर आपको सीबीओ को भेजना है और फिर आपको निदेशक को भेजना है। माध्यमिक शिक्षा तो माध्यमिक फर्स्ट ग्रेड तो पूरा माध्यमिक का ही है जो गजेटेड ऑफिसर वाला। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ये बहुत वो बात है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उनको भी कहाँ भेजना है पीओ को भेजना है यानी प्राचार्य प्रधानाचार्य को, सीबीओ को भेजना है और माध्यमिक डीओ को भेजना है। इसके अलावा राजकीय उच्च माध्यमिक में कार्यरत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को, प्राचार्य को, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को और जेडी को यहाँ पर भेजना है। अगर यहाँ पर अगला देखें कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत पूर्व प्राथमिक अध्यापक, ठीक है, इस तरह का अगर है आपका कोई केस तो प्राचार्य को या पीओ को या शहरी क्षेत्र के जो पीओ है उनको भेजना है।
फिर CBO को भेजना है और माध्यमिक DO को आपको ये APAR भेजना है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आपकी 7-8 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पास क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है ये डाटा। अब वहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर हम अपने अधिकारियों को चूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको चूज ऑफिसर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप चूज ऑफिसर पर क्लिक करोगे उसके सामने आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, यानी वर्किंग, रिटायरमेंट, डेट और सस्पेंडेड। तो यहाँ पर जो आपको सर्च करना है बाई स्टाफ ID से भी आप सर्च कर सकते हो, यानी ये आपके संस्था प्रधान को सर्च करना है, प्रधानाचार्य को। एम्प्लॉय ID से भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, बाई पोस्ट भी आप कर सकते हैं। तो सबसे जो इजी प्रोसेस है वो है मोबाइल नंबर से आप इनको सर्च कर सकते हैं। बाई पोस्ट से भी आप करोगे तो आपको देखो क्या क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ऑल ब्लॉक कौन से में है, करंट पोस्ट उनकी क्या है, नेम उनके 3 वर्ड यहाँ पर करेक्टर आपको लिखने हैं, तो ये सर्च हो जाएगा। लेकिन आप मोबाइल नंबर से करें तो ज़्यादा सबसे बेटर है। जैसे आपने यहाँ पर सर्च किया मोबाइल, और यहाँ पर आप जैसे मोबाइल नंबर एंट्री करोगे, जैसे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर सर्च करोगे उसके बाद में जैसे मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर आपको प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफिसर लिस्ट है, इस पर आपको जैसे ऑफिसर्स पे चूज़ करोगे तो आपका जो भी संस्था प्रधान होगा उसका नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनका एम्प्लॉय ID आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उसके बाद में इस तरह का नीचे उनकी ID, पद, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और आपको यहाँ पर सेलेक्ट जो दे रखा है उस पर आपको टिक करना है। जैसे सेलेक्ट पर आप टिक करोगे उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव रिपोर्टिंग, यानी आपको ये अधिकारी सेव हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुल आपको नज़र आ जाएगा। तो ये आपको नज़र भी आ जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। और अगला जो आपको आप सर्च करना है उसको भी आप, यानी जो सर्च करना है अगला वो है रिव्यूइंग ऑफिसर। वो आप अभी मैंने जो लिस्ट दिखाए थे उसमें आप देखते चलना। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो वही मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने की वही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोबाइल नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, ज़्यादातर तो आपको पुराने वाले जो भरे हैं उनसे भी आपको ये मिल जाएंगे। वही मोबाइल नंबर डाल करके आपको सर्च करना है। प्लीज़ सेलेक्ट एनी रिव्यूइंग ऑफिसर, इस पर क्लिक करना है, उसका नाम आ जाएगा। और जैसे ही उनका नाम, वही प्रक्रिया जो सेम अभी हमने रिपोर्टिंग वाले में की थी, इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आप जैसे ही करोगे तो नीचे सेव रिव्यूइंग ऑफिसर आ जाएगा। सेव करने के बाद आपके साथ ये यहाँ पर 2 अधिकारी आपके सेव हो गए। अब तीसरे वाले को भी आप चाहें तो पोस्ट से कर सकते हो या फिर आप मोबाइल नंबर से। जिस एनी वन सेलेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट ऑफिसर पे जाओगे, उसका नाम आ जाएगा जो भी आपने रिस्पी के मोबाइल नंबर डाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर आ जाएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुल आपका आ जाता। दोनों ऑफिसर्स का आपने चयन कर लिया और इसको चयन करने के बाद में यहाँ पर क्लोज का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इनको चयन कर लोगे उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारे तीनों अधिकारियों का चयन आपने कर लिया है। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर किसी साथी ने ये गलती से कोई गलत चयन हो गया, गलत आपने चयन हो गया या गलत भर दिया आपने कोई डाटा, तो यहाँ से आपको डाटा एंट्री जो यहाँ पर दिख रही है आपको, डाटा एंट्री एप्लीकेशन, डिलीट एंट्री एप्लीकेशन, इससे आपको डिलीट कर सकते हो। इसको अगर आप डिलीट करोगे तो आपको पूरा डिलीट होगा, यानी आपको शुरू से भरना होगा ऐसे कैसे। और यदि डिलीट ऑफिसर पर आप क्लिक करोगे, अगर केवल डिलीट ऑफिसर पे, तो आपको ये तीनों अधिकारी जो दे रखे हैं यहाँ पर यही डिलीट होंगे, यानी ये तीनों जो अधिकारी हैं वही डिलीट होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे यहाँ पर उनको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, हटा सकते हो। ऑफिसर्स को भी, पूरे फॉर्म को भी हटा सकते हैं। अब इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर एक्शन जो दे रखा है फिल एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन, आपको ये भरना है। भरना एकदम ईजी है, सारी प्रक्रिया आप देखते चलें।
यहाँ पर कहा है नामांकन यानी निर्धारित लक्ष्य आपका कितना है, तो ये मैं आपको भर रहा हूँ, वो आप भर देना। इसमें आपको सभी को जो भरा है 100 और यहाँ पर जो विशेष योगदान है उसमें आपको नील भरना है। ये पूरा भरने के बाद में आपको नीचे सेव एज ड्राफ्ट आपको करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली आ जाएगा। ये हमारा ऊपर का आपने भर दिया। अब यहाँ पर है परीक्षा परिणाम। यहाँ पर आप जो आपकी बोर्ड क्लासें हैं, जो आपकी बोर्ड क्लास हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर भरी जाती हैं। जो भी आपकी बोर्ड क्लास है, बोर्ड क्लासों का पढ़ाते हो यानी 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं, चाहे आप कोई सी भी ग्रेड के हो, अगर आप इनको पढ़ाते हो तो आपको वो यहाँ पर भरना है। ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। जैसे कक्षा 10th को मैं पढ़ाता हूँ, विषय गणित। ठीक है, और कुल विद्यार्थी कितने थे वो आप देख करके ही भरें, ऐसे अंदाजे से नहीं भरें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए थे वो भी आप देख करके आपको भरना है। और आगे जो आपसे कह रहा है कि 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त अर्जित करने वालों की संख्या, तो वो भी आपको यहाँ पर जो है देख करके आपको अच्छे से भरनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सेव करना है। ये आपका रिजल्ट सेव हो गया। अगर ये 10वीं का जैसे आपने और भी आप पढ़ाते हो, 12वीं को 8वीं को, वो भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है कि अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख। अगर आपने कोई लेख लिखा है, शोध पत्र किए हैं, पत्र वाचन किया है, अध्यापन प्रतियोगिता में कोई हिस्सा लिया है, अन्य स्तरीय पुरस्कार हैं तो आप करें, अन्यथा इसमें भी आपको नील करना है, NIL। ठीक है, इसके अलावा आगे यहाँ पर लिखा है कि इस वर्ष के दौरान कोई प्रशिक्षण, यानी जो आपका टाइम पीरियड है, अभी हमने जो भरा था 1/7/2025 से लेकर के 30/6/2026 तक, ये इस पीरियड में आपने कोई ट्रेनिंग की है तो उन ट्रेनिंगों को आप यहाँ पर भरेंगे। और अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो आपको यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करना है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं की। ठीक है, कोई ट्रेनिंग आपको लिखना है ऐसे, कोई ट्रेनिंग। ठीक है, कोई ट्रेनिंग नहीं, तो ये आप यहाँ पर लिख दें, कोई ट्रेनिंग नहीं। और फिर यहाँ पर आपको बस अवधि तो कुछ होगा ही नहीं, कोई उल्लेख नहीं होगा, इसे आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आना ने कहा है तो इसमें आपको नहीं कर सकते हो क्योंकि स्टार लग गया, तो आपको इसमें भरना है। ठीक है, हिंदी में भर दो, चाहे आप सीधा इंग्लिश में जो आ रहा है उसमें आपको भर देना है। अब जैसे आप इसे सेव करोगे तो ही डाटा सेव हो जाएगा। इसके अलावा है कि प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक ना हो। अगर आपने कोई प्रतिवेदन अधिकारी को विशेष कार्य अगर किया है तो आप करेंगे, अन्यथा इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको नील ही भरना है क्योंकि आपने कोई कार्य ऐसा किया नहीं है। इसको करने के बाद में यहाँ पर सबमिट करना है नीचे। जैसे सबमिट करोगे तो ये आपका कम्प्लीटली भर गया है और इसमें अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आपने कम्प्लीटली भर लिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि भाई मैं तो चेंज करना चाहता हूं, तो आप आराम से चेंज करें। चेंज कब तक कर सकते हो? जब तक आप यहां पर लॉक नहीं कर देते। ठीक है, जब तक आप यहां पर फिनिश एंड लॉग APR नहीं कर देते तब तक आपका ये ऐसे कैसे रहेगा। और जैसे ही आप इसे फिनिश या लॉग पर क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लियर कह रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर इन्फॉर्मेशन दैट इन्फॉर्मेशन डाटा एंड कंप्लीट APR पीरियड इज फेल एज वंस एंड एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग द नेक्स्ट लेवल यू विल नॉट एबल टू चेंज द एडिट। इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये बात इसने क्लियर कही है। तो आप पुनः एक बार अच्छे से उसको पूरे को देख लें। ठीक है, नहीं आपको आगे क्या आएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको नीचे जाना है और फिर आपको लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे जाना है वापस। जैसे आप लॉग एंड फॉरवर्ड पे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, लेकिन उससे पहले आपसे चिकित्सा रिपोर्ट के लिए यहाँ पर कहेगा, तो उसको आप नो भी कर सकते हैं और यहाँ पर नो ही करें। और नीचे यहाँ पर आपको दे रखा है सेव मेडिकल स्टेटस, ठीक है, स्टेटस सेव हो जाएगा। और उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर सेंड OTP अगर करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा और फिर आपको यहाँ पर इसको कन्फर्म OTP करना है।
ये जैसे आप कन्फर्म OTP कर दोगे उसके बाद में आपका ये सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद में फिर आप इसका प्रिंट ले करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने APR को भर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर की है। एक बात और यहाँ पर है, जो अधिशेष कार्मिक आए हैं उनको भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसी में। अब यहाँ पर जो अधिशेष कार्मिक हैं, यानी जो अधिशेष कार्मिक हैं जो कि पहले 3rd ग्रेड थे, ठीक है, और फिर वो दूसरी स्कूलों में आ चुके हैं, यानी पहले वो चाहे प्राइमरी स्कूल में थे और अधिशेष होने के कारण वो सेकेंडरी स्कूलों में आ चुके हैं, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना है, उनको कैसे भरना है। जैसे यहाँ पर 1/7/2025 से 23/7/2025 तक, और फिर यहाँ पर जो भरना है वो आपको भरना है अन्य अधिशेष होने के कारण समायोजन के अन्य अन्यत्र पदस्थापन। ये लाइन आपको यहाँ पर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से आपको भरना है। फिर आपको L2 यहाँ पर वही, और फिर अगले स्कूल के लिए आपको यहाँ 23 है तो अगली डेट से 24 से वही 30 तक, और जहाँ पर आप प्रेजेंट स्कूल में हो उसमें उसके लिए आपको यहाँ पर APR भरने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको APR भरने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आप 3 माह से कम हो, आप 3 माह से कम हो, इसलिए आपको APR भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। और यहाँ पर आप पूरे 11 महीने लगभग रह रहे हो तो यहाँ पर आपको APR भरने के लिए ऑप्शन आएगा, और फिर वही प्रक्रिया रहेगी आपकी। देखो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि इस वाली जो डेट है भाई, इस वाली जो डेट है ये वाली, उसमें आपको ये वाला दे दिया और यहाँ पर आपको भरने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन नीचे आप देख रहे हो कि अगले वालों के लिए आपको वही चूज ऑफिसर कहा गया है और फील एप्लीकेशन के लिए भी आपको यहाँ से कहा गया है। तो इस तरह से अधिशेष कार्मिक वाले साथी इस प्रकार से भर लें। सारी डाटा मैंने यहाँ पर इस वीडियो में बता दी हैं, और फिर भी यदि किसी साथी को APR भरने में इशू हो, ऑफिसर चूज करने में इशू हो, रिपोर्ट भरने में दिक्कत हो, तो वो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।